Hello students, today we are going to discuss about chapter number 2 from class 8 geography. In this video we are going to discuss about land and also land resources. In further video we will discuss about soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So what is land? Land होता क्या है? ऐसी कोई भी जगह यहाँ पर वाटर ना हो और वी कैन से ऐसी कोई भी कव सरफेस जो वाटर से कवर ना होती हो उसको हम क्या बोलेंगे? आपका लैंड बोलेंगे. आप ये वाला एरिया देख पा रहे हैं इस इमेज में. ये वाला एरिया जो ऊपर ऊपर है यहाँ पे वाटर नहीं है, इसको बोलते हैं हम लैंड. वही यहाँ पे वाटर होता है उसको हम लैंड नहीं बोलते हैं. वही इसकी डेफिनेशन होती है द लैंड ऑल्सो नोन एज ड्राई लैंड. ड्राई मतलब यहाँ वाटर ना हो, और ग्राउंड और अर्थ और वट एवर टेरेस्ट्रियल सरफेस जिसमें टेरेस्ट्रियल मटेरियल हो और यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ना हो और वी कैन से सबमर्ज्ड ना होता हो बाय द ओशियंस, वो क्या कहलाएगा? आपका लैंड. तो लैंड जो है आपके अर्थ पे कितना एरिया में पाया जाता है? अर्थ मान लो सपोज ये हमारी अर्थ है, तो लैंड हमारा 30% एरिया जो है वो कवर करता है. वहीं बाकी एरिया में क्या है? आपके ओशियंस हैं. तो ऑलमोस्ट ये कितने एरिया में है? आपके 70% में कहाँ है? वो वाटर है. वहीं 30% क्या है? आपका लैंड है. सो इस लैंड पे क्या होता है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. अब ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन लैंड के ऊपर डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? लैंड की टोपोग्राफी कैसी है. टोपोग्राफी का मतलब लैंड माउंटेन एरिया है लैंड पे कि प्लेटू एरिया है या आपका प्लेन एरिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. या आप आसपास से कोई रिवर बह के जा रही है या नहीं, इस सब चीज़ पे डिपेंड करता है. ये आपके हो गए टोपोग्राफी. स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरिया एंड ऑल्सो ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग. मतलब पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है, लॉगिंग कितनी होती है, डेजर्ट एरिया है, कैसा एरिया है, एंड थिंक फॉरेस्ट हैं या मॉडरेट फॉरेस्ट हैं. इस सब पे डिपेंड क्या करता है? आपके पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन. तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? मान लो सपोज ये एक जगह है, वहाँ पे देखते हैं हम एक शहर में कि इस एरिया में बहुत सारे घर हैं, इस एरिया में बहुत सारे घर हैं, पर बाकी एरिया में कोई घर नहीं है. अब यहाँ पे बहुत सारे घर हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, पर यहाँ पे एक आध कोई दूर दूर बहुत लोग रहते हैं. तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. और सपोज कोई ऐसी जगह हो यहाँ पे ऐसे पार्ट्स बने हो और हर पार्ट्स में दो दो लोग एक एक लोग रह रहे हो, तो क्या होगा? ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. बट अपने अर्थ सरफेस पे क्या है कि पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ऐसा क्यों है? टोपोग्राफी, स्लीप, तो मतलब स्टीप स्लोप्स, माउंटेन है कि वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ लैंड यूज़ देन? लैंड यूज़ का मतलब सिंपल है कि यहाँ पे हम एग्रीकल्चर करें, फॉरेस्ट्री करें, माइनिंग करें, बिल्डिंग बनाए, हाउस क्रिएट करें, रोड कंस्ट्रक्ट करें, इंडस्ट्रियल का सेटअप करें. इन सब कामों के करने के लिए हमको सबसे कॉमन क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड चाहिए. और लैंड पे ही हम इन सबको क्रिएट कर सकते हैं. तो इसलिए इन सब कामों को करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? लैंड की. इसीलिए क्या हुआ? ये लैंड यूज़ हुआ. अब ये लैंड यूज़ जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसका यूज़ किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल हम उसको इकोनॉमिकली यूज़ कर रहे हैं या कल्चरली यूज़ कर रहे हैं. इकोनॉमिकली यूज़ करने के लिए क्या हो सकता है? हमने हाउस क्रिएट कर दिए, अपार्टमेंट बना दिए, शॉपिंग मॉल्स बना दिए, ऑफिस बना दिए. और कल्चरल में हो सकता है हमने एग्रीकल्चरल कर लिया, मस्क बना दी, टेम्पल बना दिया और चर्च बना दिया. बाकी कल्चरल एक्टिविटी करने के लिए डांस सेंटर और डांस एकेडमी बना दिया, एट्सेट्रा. उसके अलावा हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड का क्रिएशन कर सकते हैं. कहाँ पे? लैंड पे. और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल सेटअप कर सकते हैं लैंड यूज़ करने के लिए. ये सब क्या है? आपके लैंड यूज़ हैं. देन व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स विच इफेक्ट द लैंड यूज़ पैटर्न? लैंड यूज़ कर लैंड कोई भी सतह को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. उसके लिए दो तरीके के फैक्टर्स हैं. एक तो आपके फिजिकल फैक्टर हो गए और एक आपके ह्यूमन फैक्टर हो गए. फिजिकल फैक्टर में आपके मेनली इनको हम नेचुरल भी कह सकते हैं, नेचुरल फैक्टर, जैसे कि
पहला क्या है, टोपोग्राफी कैसी है किसी रीजन की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो माउंटेनियस एरिया है तो उसका लैंड यूज़ अलग तरीके से किया जाएगा उस लैंड को। वहीं अगर किसी जगह से रिवर निकल के जा रही है, प्लेन एरिया है सराउंडिंग में, तो उस लैंड को अलग तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है कि लैंड किस तरीके से यूज़ होगा। वहीं आप देखेंगे कि सॉइल जो है, सॉइल की अवेलेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है। अब मान लो किसी जगह पे एलोवियल सॉइल है तो वहाँ पे लैंड यूज़ का अलग तरीके से किया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। वहीं आप देखें कि किसी जगह पे सॉइल अवेलेबल ही नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डेजर्ट एरिया बन जाएगा और उसका कोई काम तो रहा नहीं, तो उस लैंड यूज़ का क्या हुआ, उसका कोई लैंड यूज़ नहीं रहा। वहीं डिपेंड करता है क्लाइमेट पे भी, क्लाइमेट किस तरीके का है। तो क्लाइमेट में हो सकता है कि किसी जगह पे मानसून बहुत अच्छा आता हो, बारिश बहुत होती हो, रेन जो है हर टाइम होती हो, तो वहाँ पे कैसा होगा, लैंड यूज़ अलग तरीके से किया जाएगा। पर हो सकता है कि बहुत सी जगहों पे बारिश होती ही नहीं है तो उस जगह पे डेजर्ट बनेगा, फिर से वही बात, तो लैंड का यूज़ अलग तरीके से किया जाएगा फिर। और वहीं हम देखेंगे कि मिनरल्स कैसे इफेक्ट करते हैं लैंड यूज़ को, कि किस जगह पे किस तरीके के मिनरल्स पाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें तो कोल मिलता है किसी जगह पे झारखंड में, तो वहाँ पे लैंड यूज़ करने का तरीका अलग है, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता, वहाँ पे माइनिंग होती है, ठीक है। वहीं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वहाँ पे किस जगह पे कितना वाटर अवेलेबल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा लैंड यूज़। दूसरा हम देखें ह्यूमन फैक्टर्स, तो ह्यूमन फैक्टर्स में आपके मेनली होते हैं कि किसी जगह पे पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी है। हो सकता है कि एक अर्बन सेंटर है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे लैंड यूज़ अलग तरीके से यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक ही जगह पे 5 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, और आप दूसरी जगह देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ और रूरल एरिया में क्या होगी, आपकी कम होगी, तो वहाँ पे घर कैसे मिलेंगे, कच्चे मकान मिलेंगे, ठीक है। वहीं टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से वहाँ पे प्रिवेल कर रही है ना, मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल है कि नहीं, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या साधन अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करने की टेक्निक है कि नहीं, माइनिंग करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो है कि नहीं, और वाटर निकालने के लिए या हैंडपम्प वगैरह जैसी ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ किस तरीके से की जा सकती है, उस लैंड यूज़ उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी लैंड यूज़ डिपेंड करता है। किसी जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे लैंड यूज़ अलग तरीके से होगा, किसी जगह पे डेवलपमेंट इकोनॉमिक कम है तो वहाँ पे लैंड यूज़ अलग तरीके से होगा। नाउ आप देखते होंगे कि लैंड जो है किसी एक जगह पे कभी पहले कच्चा मकान हुआ करता था, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे पक्का मकान बन गया, 5 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग बन गया, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, मतलब इसी को बेसिकली होता क्यों है वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले ये इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन हो गया, ये कन्वर्जन हुआ ना, है ना। ये मान लो आपका 1990 में था, ये आपका 2010 में हो गया, तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक कन्वर्जन हुआ, इसको ही क्या बोलेंगे, लैंड यूज़ का चेंज हो गया, है ना। चेंज होगी ना लैंड का जो यूज़, पहले हम कच्चे मकान बनाने के लिए करे थे, पक्के मकान बनाने के लिए करे, लैंड तो सेम ही है, वो तो इंक्रीज़ नहीं कर रहा ना, घटबढ़ थोड़ी ना रहा है, वहीं की वहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, लैंड यूज़ चेंज। अब इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखो कच्चे घर हैं, यहाँ पे 2 स्टोरी बिल्डिंग बना, पक्का मकान आ गया, यहाँ पे देखो किसान हाथ वाला हल जो है वो यूज़ कर रहा है, वहीं यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, ट्रैक्टर आ गया। वहीं आप देखो यहाँ पे जो फील्ड था, ये पहले कभी एग्रीकल्चर की एक्टिविटी होती थी, अब ये यहाँ पे पार्क बन गया, बच्चे यहाँ पे खेलने आते हैं, देखो ये पार्क बन गया ना। वैसे अब देखो ये कच्चे रोड हुआ करते थे, फिर धीमे धीमे ये थोड़ा पक्का हुआ, सेमी पक्का हुआ, अब ये बिल्कुल पक्का रोड हो गया, अब ये स्ट्रीट लाइट भी लग गई, तो देखो ये घर कैसे डेवलप हुआ, यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया है कि कन्वर्जन ऑफ एन एरिया फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सो ये जो लैंड यूज़ है ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स। कॉमन लैंड्स तो है ही है, सबके लिए सब सेम लैंड है। किसी ने कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए किया, किसी ने अपने घर बनाने के लिए, किसी ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए, ऐसे ऐसे लैंड यूज़ को चेंज करना शुरू किया है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड अपना डिग्रेड कर रहा है, लैंडस्लाइड जैसी स्थितियाँ बन रही हैं, इरोजन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो हैपन हो रहे हैं ड्यू टू जिस लैंड यूज़ चेंज पैटर्न की वजह से। क्योंकि पहले कभी कच्चा रोड हुआ करता था तो बारिश हुई, पानी जो था वो सारा अंदर चला गया, हमारा जो वाटर लेवल है अंदर का, जिससे हम हैंडपम्प से जिस पानी को निकालते हैं वो इंक्रीज़ होता था। पर अब क्या हो रहा है, रोड
पक्का कर दिया कंक्रीट का, तो पानी यहाँ पे भर ही नहीं पा रहा, वो पानी बह के नदी में जाता है, नदी से समुद्र में चला जाता है, तो उस पानी का हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे। इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, अंदर का जो वाटर लेवल है वो नीचे जाता जा रहा है। तो इससे ये इम्पैक्ट पड़ते हैं लैंड यूज़ पैटर्न चेंज होने की वजह से ना। हम लैंड रिसोर्स को बचा कैसे सकते हैं, इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज इट कंटेन्स सच एज वाटर, फ्लोरा, फौना एंड ग्रीन स्पेसेस। अगर हम इन मेनली 4 थिंग्स हैं, इनको अगर हम कंजर्व कर लें तो आप समझ लो आपका लैंड जो है वो कंजर्व हो जाएगा, लैंड रिसोर्स। क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है लैंड रिसोर्सेज के लिए, इम्पैक्ट करती है। वहीं फ्लोरा, जैसे कि आपके पेड़ पौधे होंगे, वो लैंड रिसोर्सेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं फोना जो है वो आपके पेड़ पौधे होते हैं, फ्लोरा जो होते हैं वो आपके एनिमल्स होते हैं। वही ग्रीन स्पेसेस हो गए, ये सब क्या है, बहुत ज़रूरी है। अब ये हम लैंड को कंजर्व करने, इन सबको कंजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं हम, और बहुत सारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। वहीं हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जब कोई किसान किसी एक पर्टिकुलर खेत में क्या करेगा, उसको ना पहले क्या करता है, एक किसान है, मान लो ये 2 खेत, एक ही खेत है अलग अलग टाइम पे, इसमें वो सिर्फ पटेटो उगाता है पूरे साल भर, 1 ईयर, ठीक है। पर क्रॉप रोटेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा, 3 मंथ इसमें वो राइस उगाएगा, 3 मंथ इसमें वो पटेटो उगाएगा, 3 मंथ इसमें वो मेज़ उगाएगा। तो क्या हुआ, ये रोटेशन हो गया। फिर अगले साल फिर से राइस उगाएगा, फिर पोटैटो, फिर मेज़, फिर कन्वर्ट, फिर अगले साल ऐसे क्या होगा। इससे क्या होता है कि जब हम किसी भी जगह पे कंटिन्यूसली किसी एक जो है आपकी क्रॉप को ग्रो करते हैं ना, तो उस सॉइल से ना आपके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। पर अगर हम ये वाली टेक्निक अपनाएं ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बनी रहती है और वो इंक्रीज भी होती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें लैंड को कंजर्व करना है तो क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम देखते हैं कि खेतों में क्या होता है, किसान लोग, फार्मर्स जो होते हैं वो आपके बहुत सारे एनिमल्स को छोड़ देते हैं सुबह को और शाम को पकड़ने आते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं, वो दिन भर घास चरते रहते हैं, घास को खाते रहते हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो घास उनको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही खानी चाहिए थी, वो उसको भी क्रॉस कर जाते हैं और वो फिर घास को उखाड़ उखाड़ के, मिट्टी सहित उखाड़ के खाने लगते हैं। उससे क्या होता है कि जो वहाँ की मिट्टी है वो बेकार होने लगती है, वो लैंड जो है वो बेकार होने लगती है, वहाँ पे फिर घास बहुत रेयरली उगती है ना। तो ओवर ग्रेजिंग को हमें रोकना पड़ेगा। उसके अलावा हम रेगुलेशन कर सकते हैं किस पे, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स का यूज़ जो हम कहाँ करते हैं, फार्मर्स करते हैं आपके फील्ड्स में। तो फील्ड्स में हम जब पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र के जो यूज़ है उसको रेगुलेट करें, क्योंकि किसी भी काम को हम अगर अनलिमिटेड करें तो वो इम्पैक्ट तो करेगा किसी भी चीज़ पे। तो इनका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पानी के साथ मिलके बह जाते हैं और उससे फिर मिट्टी को बहुत सारा नुकसान होता है और फिर हमारा लैंड जो है वो ख़त्म होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो हमारे वेस्ट लैंड है, जिनका कोई काम नहीं है, सालों से खाली पड़े हैं, फैलो लैंड हैं जो बेवजह बस पड़े हैं, उनका कोई काम है नहीं, उनको उपजाऊ नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको अगर हम प्रॉपरली यूज़ करें तो लैंड हमारा कंजर्व होगा और न्यू लैंड भी हमारी ऐड होगी, फिर जो बेवजह पड़ी है, काम नहीं आ रही। सो एक ये केस स्टडी है, ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। तो लैंडस्लाइड होता क्या है, लैंडस्लाइड आपका कुछ नहीं है, बस मास मूवमेंट है ऑफ मटेरियल सच एज रॉक, अर्थ, डेब्रिस, और कहाँ से होगा, स्लोप ऑफ अ माउंटेन डाउन, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका माउंटेन है, यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल था, यहाँ पे क्या हुआ, बारिश आई, बारिश क्या हुआ, मटेरियल में मिक्स हो गया पानी। अब ये जो पहले थोड़ा ठोस था, माने थिक था, अब वो क्या हो गया, पतला हो गया, पानी मिलके उसमें से वो बहने लगा नीचे की तरफ, ये नीचे जा रहा है, ये सारा यहाँ आ गया। इसको क्या बोलते हैं आप, लैंडस्लाइड बोलते हैं। देखो ये मटेरियल था, ये मटेरियल पहले कभी यहाँ ऊपर था, ऊपर से बह के नीचे आया बारिश होने की वजह से और यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ये आपका रोड भी ब्लॉक हो गया इसकी वजह से। इसके कॉजेज़ क्या हैं लैंडस्लाइड के, तो जो वाटर है वो लैंडस्लाइड के लिए इम्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि बारिश हुई उसी की वजह से तो आपका लैंडस्लाइड हुआ। वहीं अर्थक्वेक आ सकता है, जिसकी वजह से जो है अर्थ अपनी सेक करेगी और अर्थक्वेक आएगा और जो डिब्रिस है ऊपर से वो नीचे की तरफ ढलान पे फिसल के नीचे आ जाएगा। वहीं ऑल्केनिक एक्टिविटी होती हैं तब ऐसा होता है कि लैंडस्लाइड आए। इरोजन भी हो सकता है आपका, फॉर एग्जांपल देखो ये वाला एरिया है, मान लो माउंटेन, यहाँ पे पहले पौधे वौधे हुआ करते थे, क्या किया लोगों ने, पौधे वौधे काट दिए
अब यहाँ से पौधे जब कट गए तो जो मिट्टी थी वो ढीली पड़ गई, क्योंकि पौधे जो होते हैं आपकी मिट्टी को रोक के रखते हैं हमेशा। पर वो मिट्टी, पेड़ जब काट दिए गए तो मिट्टी ढीली पड़ गई, जब बारिश होगी मिट्टी हाल नीचे आ जाएगी, तो इरोज़न हो गया। वहीं ह्यूमन एक्टिविटी का यही एग्जांपल है। स्लोप एंगल, हाँ स्लोप एंगल आपका बहुत ज़्यादा कारण बन सकता है इसके लिए, क्योंकि देखो अगर ये इस तरीके का माउंटेन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत धीमे धीमे कभी अगर होगा लैंडस्लाइड तो होगा। बट अगर कुछ इस तरीके का स्लोप है, स्टीप स्लोप है, तो यहाँ पे अगर कोई मटेरियल है तो उसके नीचे आने के ज़्यादा चांसेस हैं। वहीं रॉक टाइप, इस रॉक का कंपोजिशन किस तरीके का है, किस तरीके के मिनरल से बना है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जो कच्ची ईंट होती है और एक पक्की ईंट होती है, कच्ची ईंट का जो कंपोजिशन होता है वो अलग होता है, वहीं पक्की ईंट का जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो दोनों के टूटने के चांसेस में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे कि आप देखें कच्ची ईंट आपकी तुरंत टूट सकती है, वहीं पक्की ईंट जो है वो आपकी बहुत मुश्किल से टूटती है। वहीं देखें आप इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं लैंडस्लाइड के, तो लैंडस्लाइड के जो इम्पैक्ट्स हैं वो आपके डैमेज टू प्रॉपर्टी हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी बिगड़ सकती है। कोई नीचे मान लो यहाँ पे घर हुआ तो वो टूट सकता है ना, तो ये प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ। वहीं आप देखेंगे लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, यहाँ पे कोई ह्यूमन भी तो होगा घर में, तो वो उसकी मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। वहीं एनवायरमेंटल डैमेज हो सकते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे भी तो होंगे, नीचे डेब्रिस आया पेड़ पौधा पूरा दब गया, इससे एनवायरमेंटल डैमेज हुआ। इसके अलावा इकोनॉमिक लॉसेस तो ऑब्वियसली हो रहे हैं। यहाँ पे घर है, इसकी जगह पे घर तो चलो ये भी इकोनॉमिक लॉस ही है, बट बड़े लॉस पे देखें तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री हो सकती है, उसका वो टूट सकती है, तो इकोनॉमिक लॉस तो हुआ। वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी होगा, यहाँ पे कुछ लोगों की तो डेथ हो गई पर कुछ लोग बचे ना, पर यहाँ पे तो मलबा आ गया, यहाँ पे तो अब नहीं रह सकते, तो वो क्या करेंगे यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटी। नाउ फ्लड जैसी कंडीशन भी बन सकती है। मान लो यहाँ पे ये वाला स्लोप है, यहाँ से डेब्रिस आया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी भरा हुआ था, ये नीचे आया मटेरियल, इसमें भर गया, ये पानी कहाँ जाएगा, बाहर निकल के जाएगा, फ्लड आ जाएगी यहाँ। वहीं हम इस हजार्ड को रोक कैसे सकते हैं, फिर इस हजार्ड को रोकने का सब 4-5 तरीके आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। पहला जो है वो है कि हजार्ड मैपिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये किसी जगह का मैप है, तो हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि पहले ये एरिया है, यहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं, ये एरिया है, यहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं, ये एरिया है, यहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी लैंडस्लाइड होने के चांसेस बन रहे होंगे तो सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ये वाले एरिया को चेक करेंगे, ये वाले एरिया को चेक करेंगे और ये वाले एरिया को चेक करेंगे, क्योंकि ये हैज़ार्ड प्रोन एरिया है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, यहाँ पे लैंडस्लाइड यूजुअली आते रहते हैं। हमारे पास अगर ये मैप हो पहले से तो हमारे पास जानकारी होगी। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं किसका, रिटेंशन वॉल का। कहाँ पे करेंगे, ये मान लो ये माउंटेन का एक स्लोप है, ठीक है, ये माउंटेन है, उधर एक है, एक इधर है। हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रिक्स लगा दिए मिट्टी के ऊपर। अब क्या हुआ, जो मिट्टी थी अंदर वो नीचे की नीचे दब गई यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो यहाँ बारिश हुई तो पानी क्या करेगा, नीचे बह जाएगा, मिट्टी में नहीं मिल पाएगा। मिट्टी में जब नहीं मिल पाएगा तो मिट्टी नीचे भी नहीं आ पाएगी, जो डेब्रिस मटेरियल होगा वो नीचे नहीं आ पाएगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो है लैंडस्लाइड होने के चांसेस कम हो गए। चांसेस कम होते, आएगा या नहीं आएगा वो श्योरिटी नहीं होती है, पर चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा होगा ह्यूमन एक्टिविटी की क्या हुई थी, डिफॉरेस्टेशन किया था, पेड़ काट दिए थे, उसकी वजह से तो मिट्टी नीचे जा रही थी। तो अगर हम यहाँ पे पेड़ पौधे लगाने लगे, इंक्रीज़ करें वेजिटेशन में, तो क्या होगा, जो लैंडस्लाइड है आपका वो रुक जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि फोर्थ जो मिटिगेशन है वो क्या हो सकता है, हम ड्रेनेज को कंट्रोल कर सकते हैं। पहाड़ों में भी तो लोग रहते हैं ना, उनका भी तो पानी जो है वो बह के जाता है। उसके अलावा जो नदियाँ हैं बह के आ रही हैं, अगर हम उनको अच्छे से फ्लो करें, उनका कंट्रोल करें, तो लैंडस्लाइड को रोका जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।